हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बेयर। आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, आज सुबह बात की थी हम लोगों ने वेदांता के बारे में कि वेदांता का डीलिस्टिंग प्रोसेस अभी किस तरह से इजी हो चुका है कि हम लोग जो एक लड़ाई लड़ रहे थे डीलिस्टिंग की, वो हम लोग हार चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर वो बात जाननी है तो वीडियो पड़ा हुआ है, अपने लिस्ट में जाके देख लीजिएगा एक बारी। इस वीडियो में बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी, एक टाइम पे शायद मार्केट लीडर हुआ करती थी कंपनी। तो क्या हो रहा है कंपनी में, क्या चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से 1.5 साल से जो है ये जो इंडस्ट्री है पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इनका बिजनेस लगभग आधा हो चुका है, कोई भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है व्हीकल परचेस करने में। कहाँ क्या गलती हो रही है, हर एक कंपनी, चाहे वो अशोक लेलैंड हो या चाहे वो मारुति हो चाहे वो हुंडई हो, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, यहाँ तक कि इसके जो स्पेयर पार्ट बनाने वाली मदरसन सुमी कंपनी है वहां पर भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे रीजन है जिसकी वजह से इनका रिजल्ट जो है वो खराब आने की उम्मीद तो सबको थी, लेकिन जिस तरह से यह नतीजे आए उतनी खराब उम्मीद तो हमें बिल्कुल भी नहीं थी ये कंपनी के आने के लिए। क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है, वो पूरी बात करेंगे हम लोग, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं अशोक लेलैंड के पूरे डिटेल्स के बारे में। पहले कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में आगे बढ़ के हम लोग और भी बातें करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, अशोका लेलैंड जो है वो इंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप अशोका लेलैंड है। मतलब ये हिंदुस्तान ग्रुप की कंपनी है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, मेरा मिस्टेक है। ये इंदुजा ग्रुप की कंपनी है, मैं गलती से प्रोनाउंस कर गया, ये इंदुजा ग्रुप की कंपनी है अशोका लेलैंड। इनकी और भी एक बैंक, अगर आप जानते हो, इंडसइंड बैंक भी हिंदुजा ग्रुप को बिलोंग करती है। बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत पुराना ग्रुप है। जैसे हमारे टाटा है, बिरलास है, अंबानीज है, वाडियास है, उसी तरह हिंदुजा ब्रदर्स चार भाइयों का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों। इंडिया में नहीं रहते ये लोग, बाहर रहते हैं और वहीं से ऑपरेट करते हैं। जैसे इंडसइंड बैंक ऑपरेट हो रही है, जैसे अशोका लेलैंड ऑपरेट हो रहा है। तो बहुत बड़ा ब्रांड है अशोका लेलैंड। जब कमर्शियल व्हीकल की बात आती है दोस्तों, जो बड़े बड़े ट्रक्स हम लोग देखते हैं वो मोस्टली ऑफ द अशोका लेलैंड के होते हैं। और इसका जो क्लोजेस्ट कंपटीटर इस बिजनेस में माना जाता है वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर के भी नतीजे हम लोग देख चुके हैं, उनको भी कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पे लॉस के पटरी पर ही है। सेम अलोंग अशोका लेलैंड के भी वही हाल है दोस्तों, मार्च क्वार्टर में इनको अच्छा खासा लॉस देखने को मिला हुआ है। और जैसे हम लोग जानते हैं, कॉन्ट्रेक्शन में एक स्टीम्ड डिमांड, जो डिमांड में एक्सट्रीम फॉल जो है वो देखने को मिला हुआ है। रीजंस दो बता रहे हैं ये लोग। एक तो व्हीकल का प्राइस हो सकता है, व्हीकल के प्राइस वैसे भी थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, और अभी की जो कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में तो ये फॉल एक्सपेक्टेड ही था, और कंपनी को भी ये फॉल एक्सपेक्टेड था। तो क्या हुआ, देखिए ये चीज मैं बताऊंगा आपको। मार्केट लीडर, ये लीडिंग कमर्शियल व्हीकल जो जिसे हम लोग, मैंने बोला था एक मार्केट लीडर था ये। अब इनका लॉस जो रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर में वो है 57 करोड़ रुपीज का। अभी ये वाइल्ड रेवेन्यू जो है ये डिक्लाइन हो चुका है 57%। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले साल के क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू था वो था अप्रोक्स 8,846 करोड़। माफ कीजिएगा, क्वार्टर में नहीं, पूरे साल में जो रिव्यू था, रेवेन्यू था वो था 8,800 करोड़। और अभी का जो इस साल का रेवेन्यू जो जनरेट कर पाई है कंपनी वो है 3,800 करोड़, यानी कहीं ना कहीं पे 5,000 करोड़ का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ईबीआईडी टी डी ए, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये हो रहा है अप्रोक्स 81% से डाउन, यानी 183 करोड़। बहुत बड़े अमाउंट पे यहाँ पे गैप देखने को मिला है दोस्तों। 5,000 करोड़ का तो काफी सारी कंपनी का टर्नओवर भी नहीं होता है जिनका इनका जितना इनका लॉस हो चुका है यहाँ पे। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, अप्रोक्स 42% का सेल्स डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा सेल्स डाउन है दोस्तों। अभी और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या आने वाले बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2-3 डिसीजंस पॉसिबली एक ऑप्शंस पे रखे हुए हैं। जैसे कि प्रोडक्शन कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। हम लोग देख रहे हैं कोरोना की वजह से काफी सारे फैक्ट्रीज बंद है, तो पहला चैलेंज ये रहेगा कंपनी का कि प्रोडक्शन स्टार्ट करा सके। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है कंपनी का, नेक्स्ट प्रॉब्लम इनका ये रहेगा कि प्राइस जो है दोस्तों उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में हम सब जानते हैं किसी के पास पैसे
नहीं रहने वाले हैं, जिनके पास भी पैसे हैं या जितने भी पैसे, माफ कीजिएगा, जितने भी पैसे लोगों के पास हैं, लोग कोशिश करेंगे उससे पहले हमारी प्रायोरिटी की चीज़ें खरीदी जाए, यानी खाने पीने की कपड़े, ये जो चीज़ें होती है ये खरीदी जाए। उसके बाद में जो सेकेंडरी ऑप्शन लोगों का होगा वो होगा अपने इंश्योरेंस मेडिक्लेम्स को रिन्यू कराना, और हमारे जो ईएमआई पेंडिंग है उन ईएमआई को भरना, ये सबकी प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है एक टाइम के लिए, 3-6 महीने के लिए, वो खत्म होने के बाद सबको अपने अपने जो इंस्टॉलमेंट्स है लोन के वो भरने हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, लोगों को काफी सारा पैसा जेब से जा चुका है, तो उसे भी रिकवर करना एक प्रायोरिटी रहेगी लोगों की। उसके बाद जो है ये लग्जरी चीजें आ जाती हैं, प्राइवेट कार्स हो गया या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो गए। जो कंपनी का बिजनेस में कमर्शियल व्हीकल्स यूज होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अवेलेबल चीज़ों पे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिसे हम लोग बोलते हैं वो किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं न्यू परचेज की बात आती है दोस्तों। और ये तो पॉइंट जो है जैसे कंटिन्यू प्रोडक्शन करना और प्राइस को कम करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि बिजनेस इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। और इनके जो सीएफओ है मिस्टर गोपाल माधवन, इन्होंने यही चीज़ बोली है कि प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाएगी, और साइजेबल प्रोडक्शन की कोशिश, वो भी एक कम से कम प्राइस में, ताकि आगे आने वाली प्राइस जो है फाइनल प्राइस कहीं ना कहीं उस पर भी लिमिट लगाया जा सके, तो वो कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अब बात करेंगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में, मैं लेके चलता हूँ आपको क्वार्टर 4 के रिजल्ट के पास। ये देखिए क्वार्टर 4 का रिजल्ट, सीधा ये फाइल आपको बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे bscindia.com लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे, अगर इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो कंपनी का पिछला क्वार्टर का जो ऑपरेशन इनकम था वो था अप्रोक्स 8,700 करोड़ का। और ये महीने का, अगर ये क्वार्टर का आप देखोगे तो 3,800, यानी लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़ का गैप हमें देखने को मिल रहा है। अदर ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे देखिए 123 करोड़ की थी, तो आज वो 24 करोड़ की मात्र रह गई है। तो टोटल मिला के 3,838 करोड़, यहाँ पे 8,845 करोड़, तो काफी बड़ा डाइवर्सिफाइड गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करेंगे तो इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन एक कंपनी के लिए अदर इनकम बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, उसकी कोर बिजनेस से आने वाली इनकम जो है वो बहुत मायने रखती है इस कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी हो तो अदर इनकम एक सेकेंडरी प्रायोरिटी यहाँ पे हो जाती है। तो टोटल इनकम बन जाती है 3,872 करोड़, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 8,855 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं पे क्लियर 5,000 करोड़ का फॉल हमें अपने प्रोडक्शन में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस नियर बाय सेम ही है, एक जगह पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे 1,955 करोड़ है, तो यहाँ पे 5,150 करोड़ के आसपास। तो अभी ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है दोस्तों क्योंकि कंपनी बंद है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। जब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा, रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा तो नया रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो काफी कम हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो 3,876 करोड़ हो चुके हैं, यहाँ पे 8,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 3-4 माफ कीजिएगा, लगभग 5,000 करोड़ का गैप यहीं पे भी फील मेंटेन है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो अब देखो 3,37 करोड़ यानी 37 लाख का प्रॉफिट हमें यहाँ, माफ कीजिएगा, लॉस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये लॉस अगर कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड द टैक्स, तो ये कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे कोई टैक्स लगा नहीं है। ये मेन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये हमें देखने को मिल रहा है 72.10, तो इसमें अमाउंट बढ़ी हुई है। ये एक्सेप्शनल आइटम्स अगर आप देखोगे नोट 6, तो यहाँ पे जो है वो ऐड होता हुआ दिख रहा है हमें लॉस 68.73 करोड़ का। तो ओवरऑल लॉस हमारा बढ़कर के हो जाता है पीबीआईटी में 72,000, माफ कीजिएगा 72.10 करोड़ का। आज बहुत ही गलती हो रही है, पता नहीं क्या चीज है, बट काफी गलतियां आज मैं कर रहा हूँ। तो ये पीबीआईटी हमने देखा कि 72 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और टैक्स एक्सपेंसेस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेशन पे लगा हुआ है 44.45, और डेफर टैक्स जो है वो 29.46। तो कहीं ना कहीं अगर कैलकुलेशन करेंगे इन दोनों प्लस माइनस का, तो हमें यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। तो वो बेनिफिट काटने के बाद 57.32 का जो है हमें लॉस देखने को मिल रहा है। मैं लॉस क्यों बात कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए लॉस और ये पहचानना भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे ब्रैकेट अगर आपको दिख जाता है, कोई भी अमाउंट अगर ब्रैकेट में आपको मिल जाती है तो वो लॉस होता है, कोई भी ओपन अगर मिल जाती है तो वो प्लस होता है, यानी वो प्रॉफिट होता है, या फिर वो यूज पैसा होता है, वो लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉफिट फॉर पीरियड ऑफ द ईयर वो है 57.32
2 करोड़ का क्लियर लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है। और ये लॉस से निकलने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही क्या होती है, ऐसे कोई ऑप्शन अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि जो फटाक से कर दे और हम लोग निकल के चले जाएं। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा ये इकोनॉमिक स्लो डाउन के खत्म होने पर। और दूसरी बात यह है, पब्लिक का जब ये बिजनेस स्टार्ट होने लगेगा, जब पैसा जनरेट होने लगेगा, तब कहीं ना कहीं पे लोग जो है ऑटोमोबाइल यानी लग्जरी प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक ओवरव्यू अशोक लेलैंड के ऊपर। आज थोड़ी गलतियां ऊपर नीचे हो रही है, तो मेरा ख्याल है आप उसको थोड़ा संभाल लेंगे आज के वीडियो के लिए। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।